हेलो, मैं सतीश जेआरएफ एंड रिसर्च स्कॉलर इंद्रमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के पुराने पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और 2004, 2005, 2006 के पुराने पेपर को सॉल्व करने के बाद आज मैं आप लोगों के लिए 2007 जून 2007 में हुआ था ये पेपर, वो लेके आया हूँ और इसको सॉल्व कराऊंगा। ये देखिए ओरिजिनल पेपर है, यूजीसी द्वारा कराया गया था जून 2007 में। चलिए शुरुआत करते हैं। 50 क्वेश्चन हैं देखिए इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया आपका स्क्रीन पे। वेलबैक बालुका स्तूप विशिष्ट लक्षण है। वेलबैक बालुका स्तूप विशिष्ट लक्षण थार मरुस्थल के, गोबी मरुस्थल के, ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल के और सहारा मरुस्थल के। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए, तो जैसे कि क्या होता है, वेलबैक स्तूप है क्या? तो स्तूप आप लोग जानते हैं बालू का टीला होता है जो नीचे बालू के निक्षेप द्वारा बनता है। तो मोटी रेत से निर्मित जो स्तूप होता है, मोटी रेत से निर्मित जो स्तूप होता है उसे वेलबैक स्तूप कहते हैं, या वेल के आकार का होता है, वेल मछली होती है जिस तरह से, इसलिए इसका नाम वेलबैक पड़ा भी है। तो वेलबैक बालू का स्तूप विशिष्ट लक्षण है। तो इसका सही जो आंसर है गोबी मरुस्थल, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। वेलबैक बालुका स्तूप विशिष्ट लक्षण है गोबी मरुस्थल का। और वेलबैक बालुका स्तूप होता क्या है? तो मोटी रेत से निर्मित स्तूप जो होता है उसे जो है वेलबैक स्तूप कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में जल संघातपुर या सीट फ्लड, देखिए सीट फ्लड आप लोग ध्यान रखिए, वो ऐसा हिंदी है, उसका गूगल ट्रांसलेट किया गया है। ये आईएएस के पेपर में बार बार होता रहा है, अभी भी कुछ शब्द देखने को मिल जाते हैं उसी तरह से। देखिए शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में सीट फ्लड एक महत्वपूर्ण स्थल रूप निर्माणक प्रक्रम है। बिल्कुल सही है कि जो अल्पकाल में होती है बारिश और जल्दी से समाप्त भी हो जाती है, क्योंकि कम समय में कम बारिश होती है, तो जो उससे स्थल रूप तो बनते ही हैं। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। अब कारण क्या दे रहा है? शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में उच्च तीव्रता वाली अल्पकालिक वर्षा होती है। तो अल्पकालिक उच्च तीव्रता वाली बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाए तो ये जो है सही नहीं होगा। कथन सही है लेकिन कारण गलत है, यानी ए सही है किंतु आर गलत है। दूसरे का सही जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, ये वर्षा वहाँ पे कम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारण का ये भी है। कथन दिया है हिमनदीय द्रोणिका का तल असाधारण रूप से सपाट होता है। ठीक है, सही है। हिमनदी द्रोणिका का तल असाधारण रूप से सपाट, यू आकार की घाटी आप कहते हैं ना, तो तल जो है असाधारण रूप से सपाट होता है। ठीक है, तो कथन सही है। कारण देखते हैं। हिमनदी द्रोणिका में सपाट तल समरूप हिमनदी अपरदन द्वारा निर्मित होता है। हिमनदी द्रोणिका में सपाट तल जो है, सपाट तल किसके द्वारा निर्मित होता है? समरूप हिमनदीय अपरदन द्वारा निर्मित होता है। भाई यू आकार की घाटी किससे द्वारा निर्मित होगी? अपरदन द्वारा ही तो निर्मित होती है। तो हिमनदी द्रोणिका आधार सपाट होता है क्योंकि हिमनदी द्रोणिका में सपाट तल समरूप हिमनदी अपरदन द्वारा निर्मित होते हैं। तो ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो लेखक एक तरफ दिया है, एक तरफ पुस्तक दिया है। तो थर्नबरी की पुस्तक का क्या नाम है?
भाई प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, थर्नबरी। अब ड्यूरी का क्या है, रिवर्स एंड रिवर टेरेसेट्स, ठीक है, इसका पहला हो जाएगा। और स्टीयर्स का क्या है, द अनस्टेबल अर्थ होता है, जे स्टीयर्स इनका पूरा नाम है। तो अनस्टेबल अर्थ आप मिला लीजिए, ए का जो है दूसरा हो गया, ए का दूसरा सब में ही है, देख लीजिए दूसरा देख मिला लीजिए, बी का पहला है, बी का पहला ए में भी है, सी में भी है, और आगे मिलाना पड़ेगा हम लोग को। स्टीयर सी का देखिए, सी का चौथा है, तो सी का चौथा केवल ए में ही है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। डी का पहला, स्ट्रालर का फिजिकल ज्योग्राफी पढ़े होंगे किताब, काफ़ी लोग, काफ़ी फेमस है फिजिकल ज्योग्राफी की स्ट्रालर एंड स्ट्रालर की बुक। तो इसका सही आंसर 4 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भू आकृति विज्ञान में गतिक संतुलन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, डेविस, किंग, हैक, क्रिक में। तो सभी को पता है किसने किया था, हैक ने किया था। इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपके जुबान पर रटा होना चाहिए। भू आकृति विज्ञान में गतिक संतुलन की अवधारणा हैक ने दी। इसका 5 का आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। धरातलीय ताप का भूमंडलीय प्रतिरूप सामान्यतः नियंत्रित होता है। धरातलीय ताप का भूमंडलीय प्रतिरूप सामान्यतः नियंत्रित होता है। ये दिया है अक्षांश, देशांतर तथा ऊंचाई द्वारा। फिर बी दिया है अक्षांश, देशांतर, महाद्वीप महासागर विषमता। सी दिया है महाद्वीप महासागर विषमता, देशांतर, ऊंचाई। और डी दिया है महाद्वीप महासागर विषमता, अक्षांश और ऊंचाई। तो बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा। क्यों डी हो जाएगा भाई, क्यों हो जाएगा? तो भाई देखिए, ए में क्या दिया है, देशांतर का रख दिया है, जो समय निर्धारण में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बी में भी देशांतर आपका अक्षांश तो ठीक है, देशांतर इसमें भी रखा है। और सी में भी देशांतर रखा है। और डी में देखिए देशांतर ने महाद्वीप महासागर की विषमता दिया है, जो अलग अलग ताप को ग्रहण करते हैं, अलग अलग तरीके से गर्म होते हैं। तेज से गर्म होना, देर से ठंडा होना महासागर की विशेषता, जल्दी गर्म होना जल्दी ठंडा होना महाद्वीप की विशेषता। अक्षांश भी है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाएंगे आप तो तापमान कम होता जाएगा। ऊंचाई पे भी सेम उसी तरह कॉन्सेप्ट है कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, तापमान में क्या होगी, कमी होती जाएगी, सेम उसी तरह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 6 का हो जाएगा डी, ठीक है, सॉरी डी, 6 का डी हो जाएगा। थानथवेट द्वारा विश्व के जलवायु वर्गीकरण में प्रमुख मापदंड है। थानथवेट महोदय ने दिया था। तो देखिए वर्षा की प्रभाविता है पहला, दूसरा है तापीय दक्षता दिया है, तीसरा है संभाव्य वाष्पन वाष्पोत्सर्जन, और चौथा है विकिरण दक्षता। तो विकिरण दक्षता नहीं होगा, तो थानथवेट प्रमुख मापदंड 1, 2, 3 हो जाएंगे आपका। 1, 2, 4 दिया, 1, 2, 3, इसका अर्थ है कि बी वाला आंसर सही हो जाएगा, 7 का बी, ये तीनों, ठीक है। वर्षा की प्रभाविता, तापीय दक्षता, संभाव्य वाष्पन वाष्पोत्सर्जन। तो थानथवेट विश्व जलवायु वर्गीकरण प्रमुख मापदंड यही तीनों हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश। पृथ्वी का अनुमानित औसत एल्बिडो है 32%, 40%, 21%, 50%। देखिए इस क्वेश्चन को तो यूजीसी ने डिलीट कर दिया था, लेकिन इसका जो है नियरेस्ट आंसर 32% आप मान सकते हैं। इसको यूजीसी ने डिलीट कर दिया, स्टार लगा दिया था, ठीक है। तो नियरेस्ट आंसर आप इसको 32 मान भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए अगला, प्रत्यानुवर्ती
सरिता सामान्यतः प्रवाहित होती है। देखिए 2004 में क्वेश्चन पूछा गया, 2005 में क्वेश्चन पूछा गया, 2006 में क्वेश्चन पूछा गया। केवल क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रकृति बदल दे रहा है, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब पूछा प्रत्यानुवर्ती सरिता सामान्यतः प्रवाहित होती है अनुवर्ती सरिता के अनुरूप। प्रत्यानुवर्ती है अनुवर्ती सरिता के विपरीत, अनुवर्ती सरिता के समकोण पर, अनुवर्ती सरिता के विकर्ण। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ इसको। तो इसका सही आंसर अनुवर्ती सरिता के विपरीत प्रत्यानुवर्ती। ठीक है, तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा बी, 9 का बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू आकृति विज्ञान में एकरूपतावाद के सिद्धांत का प्रथम पोषक कौन थे? डेविस, प्लेफेयर, गिलबर्ट, हटन। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इसका सब लोग को आंसर पता ही होगा और रट भी लें जिनको नहीं पता है। हटन। भू आकृति विज्ञान में एकरूपतावाद सिद्धांत के प्रथम पोषक थे हटन। जितने भी सिद्धांत है उसको आपको जुबान पे होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से किस संयंत्र में की वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श स्थानिक त्रिभुज, वेबर ने स्थानिक त्रिभुज का प्रतिपादन किया था ना अपने सिद्धांत में। ठीक है, स्थानिक त्रिभुज में निम्नतम स्थानीकरण लागत है। देखिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। तो इसका जो सही आंसर है उसका है बोकारो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा बोकारो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। गोंडों का बृहद संकेंद्रण है कोरापुट प्रदेश में। गोंड जनजाति जो है तो कोरापुट प्रदेश में है कि अरावली प्रदेश में है कि छोटा नागपुर प्रदेश में है कि बस्तर प्रदेश में है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन शायद छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया था। तो ये बस्तर प्रदेश इसका हो जाएगा। देखिए ठीक है, बस्तर प्रदेश हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला है, इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर देखना चाहें तो पाँच करके क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत में स्थलाकृतिक, यहाँ स्थलाकृति है, टोपोग्राफिकल मैप है इंग्लिश में आप देखेंगे तो। भारत में टोपोग्राफिकल मैप का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? स्थलाकृतिक मानचित्रों का निर्माण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? NATMO और भारत का सर्वेक्षण विभाग। बस भारत का सर्वेक्षण विभाग मिल गया तो आप कोई निश्चिंत हो गया, आप इसको आंसर मार देंगे बी, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है टोपोग्राफिकल मैप का निर्माण। तो 13 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का सामान्यतः उपयोग में आने वाला मापन कौन सा है? 2006 का क्वेश्चन रिपीट किया है 2007 में, इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन का बहुत महत्व है आप साल में। सॉरी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए माध्य, माध्यिका, बहुलक, हरात्मक माध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माध्यिका। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माध्यिका। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार साल पर आया था। जागर्फिका शीर्षक में कई ग्रंथ लिखने वाले लेखक का पहचान कीजिए। ठीक है, कई ग्रंथ, तो ये जो है क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए बहुत फेमस बुक है जागर्फिका। तो इसके जो सही हैं वो स्ट्रैबो हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसको आपको याद होना चाहिए, स्ट्रैबो, जागर्फिका शीर्षक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखिए, उन्नत बीजों, सघन सिंचाई तथा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग इसकी विशेषता रही है। तो ये तो ठीक है, ये सही कथन है। ठीक है, ये सही कथन है। और क्या दूसरा कि यह पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि से प्रारंभ हुई। ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गेहूं को तो एकदम गुड, ये भी कथन सही है। इसे मुझे कौन सा सही नहीं है? तो इसके अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है कि इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण आय में विषमता बढ़ी। और सी वाला क्या है? इसके कारण मोटे अनाजों के उत्पादन में प्रचुर वृद्धि हुई। एकदम बिल्कुल गलत है, सी वाला सही हो जाएगा।
ये डी वाला गलत हो जाएगा। इसका अर्थ है इसका सही जो आंसर होगा डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी है, इसके कारण मोटे अनाजों में उत्पादन में प्रचुर वृद्धि, मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि प्रचुर नहीं हुई थी। ध्यान दीजिए, कथन गलत हो जाएगा। अगला 17 देखते हैं। जैसे फसल पर अनेक कारणों के दुष्प्रभाव की संभावना होती है, उनमें महत्वपूर्ण कारक है। इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं, इसमें कुछ डाउट है। जैसे फसल क्या है भाई? 17 देख लेते हैं। 17 ये काफ़ी, देखिए यहाँ पे काफ़ी लिखा है, हो जाता है कभी कभी क्या दे देंगे उसका ट्रांसलेट। काफ़ी एज ए प्लांटेशन क्रॉप इज लाइकली टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय मेनी काजेस ऑफ विच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट one is decline in international prices, attack pests and diseases, C traffic barrier for trade, और D development of substitutes। इसका हिंदी वर्जन दिखा देते हैं आपको। 17 यहाँ काफ़ी है। जैसे फसलें, काफ़ी जैसे फसलों पर अनेक कारणों के दुष्प्रभाव की संभावना होती है, जिससे सबसे प्रमुख कारण क्या है? दुष्प्रभाव की संभावना का सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में ह्रास, मारक कीटों या बीमारियों का आक्रमण, व्यापार में तटकर अवरोध, अस्थानापन्न विकल्पों का विकास। तो दुष्प्रभाव की संभावना से महत्वपूर्ण कारक तो अस्थानापन्न, उसका जो है दूसरा अस्थानापन्न खोज लेना। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी, 17 का डी हो जाएगा। अगला देखें। टाफे के परिवहन मॉडल में कई विकास की अवस्थाएं, इन अवस्थाओं की संख्या है। रटा क्वेश्चन, ये कई बार आ भी सकता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया नहीं है, ये आने की संभावना ज़्यादा है। परिवहन भूगोल का क्वेश्चन है, या कहिए तो आर्थिक भूगोल का क्वेश्चन है, क्योंकि आर्थिक भूगोल का ही भाग है परिवहन भूगोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। इसको आप लोग याद रखिएगा, 4। ये इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। अब आगे देखिए। मिट्टी, जल तथा उष्मा की उपलब्धता के क्रम में निम्नलिखित में से जीवों की कौन सी व्यवस्था सही है? ठीक है, मिट्टी, जल तथा उष्मा की उपलब्धता के क्रम में, मिट्टी भी हो, जल भी हो, उष्मा भी हो, ये क्रम में निम्नलिखित जीवों की कौन सी व्यवस्था सही है? सवाना, घास स्थल, वन, टुंड्रा, मरुस्थल। इसमें भी सवाना को पहले रखा है, सी में टुंड्रा को पहले रखा है, और लास्ट में डी में वन को रखा है, फिर सवाना को रखा है, फिर घास स्थल को रखा है, फिर मरुस्थल को रखा है, और टुंड्रा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एकदम साफ साफ झलक रहा है इसमें। देखिए कोई ऑप्शन ज़्यादा घुमाया फिराया नहीं है। वन, मिट्टी, जल और उष्मा, तो वन जो है सदाबहार जो वन है वहाँ पे उसी को ध्यान में रख के किया है। तो ये है वन हो जाएगा, फिर समाना आपका हो जाएगा, फिर घास स्थल, फिर मरुस्थल, और लास्ट में टुंड्रा हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 19 का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कच्छ वनस्पति मैंग्रोव के वन मुख्य रूप से निम्नलिखित किस नदी के डेल्टा के समुद्राग में पाए जाते हैं? देखिए यहाँ पे पूछा है मुख्य रूप से, इसको आप ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से पूछा है, मुख्य रूप से, इसको आप ध्यान रखिए। मुख्य रूप से नदी के डेल्टा, नदी के डेल्टा, ठीक है, मुख्य रूप से नदी के डेल्टा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। तो मुख्य रूप से नदी के कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। का डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडल कार्बन कुंड कहलाता है? प्रशांत महासागर, विषुवत रेखीय वर्षा के वन, बिल्कुल सही, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कार्बन कुंड, विषुवत रेखीय वर्षा के वन को कहा जाता है कार्बन कुंड। तो सही आंसर हो जाएगा 21 का बी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। गंभीर समुद्री नितल, ठीक है, में निम्नलिखित में से कौन से निक्षेप मिलते हैं? गंभीर समुद्री नितल का मतलब डीप सी प्लेन, डीप सी प्लेन।
ठीक है, डीप सी बॉटम। तो पंख और बालू है, बालू और बजरी है, पंख और बजरी है, पंख और लाल मिट्टी है, लाल मृतिका, क्ले, रेड क्ले। तो सही आंसर हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन अब बार बार पूछा जाता है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा, सॉरी डी, 22 का डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक है? ठीक है, कौन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वायु प्रदूषक है? तो एकदम कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया आपको सबसे पहले ही ऑप्शन में। तो और सब तो सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन है, एमपीएम है। तो सबसे इसका सही जो आंसर हो जाएगा प्रमुख महत्वपूर्ण, तो ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि का मशीनीकरण किन देशों के लिए सबसे उपयुक्त है? उच्च जनसंख्या घनत्व वाले, न्यून जनसंख्या घनत्व वाले, विस्तृत कृषि भूमि वाले, उच्च जीवन स्तर वाले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्तृत कृषि भूमि। जहाँ पे बहुत विस्तृत खेती होती है वहाँ पर मशीनीकरण सबसे उपयुक्त रहेगा। विस्तृत बड़े बड़े खेत के बागान हैं, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र पे है खेती की जाती है, वहाँ तो मशीनीकरण का सबसे उपयुक्त माहौल रहेगा, क्षेत्र रहेगा। ठीक है, तो इस 24 का क्या हो जाएगा, विस्तृत कृषि भूमि में। ठीक है, सबसे उपयुक्त कहाँ है, जहाँ पे विस्तृत खेत है, मशीनीकरण वहाँ सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मात्रा प्रवेश करती है? गेहूँ, चावल, मक्का, जौ। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है गेहूँ है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मात्रा में प्रवेश करती हैं, तो इसे गेहूँ सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल शीर्षक पुस्तक के संपादक हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिए, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल पुस्तक ले, देखिए ऑप्शन दिया है, स्पेट, टियरमाउथ, हर्बर्ट एंड स्मिथ, जॉनसन एंड हर्बर्ट, चोरले एवं हैगेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चोरले एवं हैगेट, चोरले एवं हैगेट। ठीक है, चोरले एवं हैगेट हो जाएगा सोशियो इकोनॉमिक मॉडल के शीर्षक पुस्तक के लेखक, चोरले एवं हैगेट, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल। यानी 26 का हो जाएगा आपका डी, 26 का डी, और 25 का क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भारत में अनेक वर्ष व्यतीत किए और भारत पर एक ग्रंथ लिखा? इब्न बतूता, अलीदर्शी, इब्न खालदून, अलबरूनी। तो रिहला अलबरूनी की थी, भारत पे एक ग्रंथ लिखा था। किस भूगोलवेत्ता ने अनेक वर्ष भारत में व्यतीत भी किए और भारत पे एक ग्रंथ लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अलबरूनी, अलबेरूनी, जो भी कह लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ने राज्य का जय सिद्धांत प्रतिपादित किया? 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, फिर उसी को दोहराया है, देखिए यहाँ पे। तो हमबोल्ट, रिस्थॉफन, रेडजल, रिटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, रेडजल। राज्य का जय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? रेडजल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सबसे पहले जियोपॉलिटरक शब्द का प्रयोग करने वाला कौन सा था? क्योंकि इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। जियोपॉलिटरक कहाँ से आ गया भाई? सोशियो इकोनॉमिक मॉडल हो गया, थ्योरी ऑफ स्टेट। हाँ, 29 देखिए, नेम ऑफ द स्कॉलर हु यूज्ड द टर्म जियोपॉलिटिक। देखिए है ना, अब हिंदी में क्या आ जाएगा ट्रांसलेट करके, क्या कहें उसको कुछ भी आ सकता है। तो नेम एंड स्कॉलर हु यूज्ड द टर्म जियोपॉलिटिक फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, जियोपॉलिटिक यहाँ वर्ड है, आपको हिंदी में दिखा देते हैं इसको अब। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सबसे पहले जियोपॉलिटिक शब्द का प्रयोग करने वाला विद्वान कौन सा था? तो ये केजलिन है, चेलान, यानी यहाँ पे केजलिन। 29 का हो जाएगा आपका बी,
29 का हो जाएगा बी। आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम था नेफा, सब लोग जानते हैं नेफा, ठीक है। यानी यहाँ पे देख लेते हैं पूर्वोत्तरी सीमांत प्रदेश, पश्चिमी सीमा प्रदेश दिया। देखिए आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, पूर्व गलती से पूर्वोत्तरी सीमांत प्रदेश देख के पश्चिम वाला न मार दीजिए, पूर्वोत्तरी सीमांत प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 30 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति संयोजन पूर्वोत्तर के एक राज्य में सीमित है? पूर्वोत्तर के एक राज्य में सीमित है। खासी नागा, गारो खासी, नाम से ही आपको एकदम स्पष्ट हो गया गारो खासी। इसके अलावा क्या, ये मेघालय में है ना, गारो खासी जयंती, नागा मिजो, खासी मिजो, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गारो खासी। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक सामाजिक कल्याण के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है? सामाजिक कल्याण के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। ए, आवास का प्रावधान, बी, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में सुधार, सी, शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान, डी, विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश। सामाजिक कल्याण के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है, तो इसका एकदम स्पष्ट रूप से देखिए, आवास का प्रावधान भाई सामाजिक कल्याण के संदर्भ में प्रासंगिक है। स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में सुधार, ये भी प्रासंगिक है कि सामाजिक कल्याण में। शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है सामाजिक कल्याण का सबसे अहम बिंदु। और डी है विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश, ये जो है सामाजिक कल्याण के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांस्कृतिक स्थल या अर्थ की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भूगोल के बर्कल संप्रदाय, फ्रांसीसी संप्रदाय, भूगोल के जर्मन संप्रदाय, शिकागो संप्रदाय। तो सही आंसर है ए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग ध्यान रखिएगा। सांस्कृतिक अर्थ की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था भूगोल के बर्कल संप्रदाय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी भारत के मैदान में शीतकालीन वर्षा लाने वाले चक्रवात आते हैं, कहाँ से आते हैं वो पूछ रहा है। देखिए अरब सागर से, बंगाल खाड़ी से, भूमध्य सागर से, तो प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो पश्चिमी विक्षोभ आता है वो शुरुआत कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से होती है। वही शीतकालीन में पश्चिमी विक्षोभ से ही वर्षा होती है उत्तरी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में आप देख लीजिए। तो कहाँ से उठता है वो? भूमध्य सागर से, मेडिटेरेनियन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 34 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ दिया है पेट्रोलियम, कागज का कारखाना, अब्रक, हीराकुंड परियोजना, और दूसरी तरफ अमलाई, झारखंड, उड़ीसा, खंबात बेसिन। तो पेट्रोलियम के लिए तो सब फेमस है आपका खंबात बेसिन, ए का हो जाएगा 4। और बी देखते हैं क्या है आंसर इसका, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको मिलाना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 35 का ये है, इसमें पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को किस में मिला लेंगे आप? ए का 4, ठीक है, ए का 4 हो जाएगा। बी का देखते हैं, कागज का कारखाना, तो कागज का कारखाना किससे मिला लेंगे आप? ये अमलाई से मिला दीजिए आप, यानी ए का चौथा हो जाएगा। ए का चौथा एक ही में है, इसका अर्थ ये है कि आंसर तो आपका निकल गया है, आपका ये आंसर सही हो जाएगा। कागज़ का कारखाना आप मिला लेंगे अमलाई को, अभ्रक को मिला लेंगे आपका सी का दूसरा हो जाएगा झारखंड, और हीराकुंड परियोजना कहाँ है? उड़ीसा में। तो सही आंसर हो जाएगा 35 का ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36, ये इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं। भारत का सर्वप्रमुख केसर उत्पादक राज्य है, तो भारत का सर्वप्रमुख केसर उत्पादक राज्य आपका जम्मू कश्मीर है। करेवा की मिट्टी है ना वहाँ पे, तो उसको आसानी से आप देख सकते हैं। इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सर्वप्रमुख केसर का सर्वप्रमुख उत्पादक क्या है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक थे वारेन थॉम्सन, सीपी ब्लेकर, फ्रैंक नोटेस्टीन, एजे कोल एवं ई.एम. हुवर।
देखिए जब फ्रैंक नोटेस्टिन दिया है तो सबसे पहले आप उसको मारिए, तो जनांकी संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं फ्रैंक नोटेस्टिन। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या घनत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है। तो ये 2005 का है, उसके हिसाब से आप लोग नया फिर भी अपडेट हुआ करिए हमेशा। इसके अनुसार इसका आंसर यूरोप हो जाएगा, फिर एशिया हो जाएगा, अमेरिका और अफ्रीका, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 38 का सी। जनसंख्या नगरीकरण के क्वेश्चन को आप अपडेट किया करिए। अब 39 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन विकास में प्रादेशिक असंतुलन का प्रत्यक्ष प्रमाप है। देखो ये क्वेश्चन आया, पुराने में भी आया था, प्रादेशिक असंतुलन को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रादेशिक नियोजन का भाग है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र में कृषि भूमि का प्रतिशत, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, सड़कों पर पहुंच, साक्षरता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रादेशिक असंतुलन का प्रत्यक्ष प्रमाप, तो सही आंसर हो जाएगा कुल भौगोलिक क्षेत्र में कृषि भूमि का प्रतिशत। ठीक है, ए 39 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विशेषता क्षेत्रीय आंकड़ा आधारित नहीं है। क्षेत्रीय आंकड़ा आधारित नहीं है, इसको इंग्लिश में हम बता देते हैं क्या पूछना चाह रहा है। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज नॉट स्पेशियल डेटाबेस। अब यहाँ देखिए स्पेशियल डेटाबेस पूछ रहा है, कौन सा स्पेशियल डेटाबेस नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स किसकी विशेषता है, स्पेशियल डेटा की विशेषता कौन सी नहीं है, एट्रीब्यूट्स ऑफ स्पेशियल डेटाबेस। तो इसका देखिए यहाँ पे क्या दिया है, निम्नलिखित में से क्षेत्रीय विशेषता, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता क्षेत्रीय आंकड़ा आधारित नहीं है, स्पेशियल डेटाबेस नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुज। ठीक है, स्थिति है, रेखाएं हैं, बहुभुज हैं और त्रिभुज नहीं है। इसका सही आंसर डी हो, 40 का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 3 तो मतलब सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है। तो मलाजखंड कोयला, देखिए मलाजखंड कोयला के लिए तो नहीं है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर तो यही हो जाएगा। बैलाडीले लोहा इसके लिए है, सही है। कुद्रेमुख लोहस ये भी सही है। नेवेली लिग्नाइट ये भी सही है। सही आंसर हो जाएगा 41 का ए, 41 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंग्लिश वाले इंग्लिश के क्वेश्चन देख सकते हैं। भारत में आद्य महाकल्पी एवं कडप्पा भूवैज्ञानिक क्रम में विकसित प्रमुख मृदा प्रकार है काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा और अंतःस्तरीय मृदा या मिट्टियाँ। तो भारत में आद्यकल्पीय और कडप्पा भूवैज्ञानिक क्रमों में विकसित मृदा का प्रकार है ये आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, जलोढ़ मृदा। सॉरी बी नहीं होना चाहिए, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लाल मृदा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लाल मृदा। ठीक है, क्योंकि महाकल्पीय आद्य महाकल्पीय दिया है और कडप्पा भूवैज्ञानिक क्रम दिया है। प्रमुख मृदा प्रकार हो जाएगा लाल मृदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43, सियाचिन हिमनद स्थित है बृहद हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, लघु हिमालय में, उप हिमालय में। तो सियाचिन देखिए ट्रांस हिमालय में स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर जानते हैं, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है सियाचिन, और ऊंचाई पे है, लद्दाख के आसपास जो है। अब तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, तो लद्दाख आप कहेंगे। तो विश्व में हरी चाय का सर्वप्रमुख ग्रीन टी सर्वप्रमुख उत्पादक देश है चीन होगा, अभी भी चीन ही होगा, आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ ग्रीन टी बहुत उत्पादन होता है। अपडेट ये 2007 का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ग्रीन टी यानी चीन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने मुख्य रूप से मानव को केंद्र में रखते हुए पर्यावरण की अवधारणा का परिष्कार करके भूगोल में द्वैधता की समस्या का हल करने का प्रयास किया था। किसने मुख्य रूप से मानव को केंद्र में रखते हुए, इसको आपको ध्यान में रखना, किसने मुख्य रूप से मानव को केंद्र में रखते हुए, मानव को केंद्र में रखते हुए पर्यावरण की अवधारणा का परिष्कार करके भूगोल में द्वैधता की समस्या का हल करने का प्रयास किया था, मानव को केंद्र में रखते हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए विडाल डिला ब्लास।
अब ये बरोज भी दिया है, लेकिन मानव को केंद्र में रख के ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विडाल डी लाप्लास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें सही सुमेलित नहीं है? तो सतपुड़ा पर्वत, महादेव पहाड़ियाँ सुमेलित है ये तो। छोटा नागपुर का पठार, राजमहल पहाड़ी, ये भी सुमेलित है। और हिमालय पर्वत खासी पहाड़ी, हिमालय पर्वत खासी पहाड़ी, मेघालय का पठार है वो तो जो है आपका है आपका देवी पठार का भाग। और विंध्य श्रेणी, भांडेर श्रेणी, ये सही है। इसका अर्थ है सी ही सही हो जाएगा, 46 का सी। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए पैसेज आ गया, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन दे सकते हैं। बहुत आसान पैसेज रहता है। हालांकि अब फिर से एक बार एनटीए ने शुरू किया है, पहले पैसेज नहीं आता था, बीच में खत्म कर दिया, सब लोग सही कर लेते हैं। इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ ताकि आप लोग इसको पढ़ के आसानी से कर सकें। ठीक है, ये आप लोग पैसेज देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये देखिए पैसेज है और ये देखिए। अब 47 देखते हैं। 47 से पैसेज है आपका, गद्यांश का मूल विषय संबंधित है। गद्यांश का मूल विषय संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रादेशिक विकास नीति से। आप लोग इसको पढ़ के करिएगा, हम इस तरह से आंसर बता दे रहे हैं। कोई वीडियो में लंबा हो कोई मतलब नहीं है, आप लोग कर लेते हैं, आसान क्वेश्चन है, पैसेज आसान आते हैं। 48 का देख लिए, प्रादेशिक विकास नियोजन की समस्या का मूल विषय है। प्रादेशिक नियोजन समस्या का मूल विषय क्या है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, राज्य के खंडीय योजनाओं का अधिक अवलंबन। राज्य के खंडीय योजनाओं का अधिक अवलंबन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49, इंग्लिश में भी है। 49, देश को संघीय राज्यों के समूह वाले बृहद प्रदेशों में विभाजन किस आधार पर हो सकता है? तो किस आधार पर हो सकता है? तो 49 का इसका बी हो जाएगा, विवरण सूची की विशेषता, विवरण सूची का विश्लेषण, विवरण सूची का विश्लेषण। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजनैतिक सोच विचार अत्यधिक आवश्यक है। किसमें? राजनीतिक सोच। और तो इसमें उपयुक्त सभी में, राजनीतिक नियोजन में, प्रादेशिक विकास नीति में, अंतरखंडीय विकास में, या ऐसे भी आप बता सकते थे। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और इस वीडियो से आपको थोड़ा भी अगर हेल्प मिलता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। आप लोगों का पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।